नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। मैं रूबी सिंह। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आज बात होगी अमेरिका ईरान विवाद, भारत की टेक्नोलॉजी ताकत, राजनीति और कई अहम अपडेट्स की। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव ने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान से अहम मुलाकात की। अहम बैठक में पश्चिम एशिया से जुड़े मुद्दे और अमेरिका ईरान वार्ता पर चर्चा हुई। इससे पहले कतर के प्रधानमंत्री ने वाशिंगटन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की थी। वहीं इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई बातचीत का पहला दौर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, जबकि दूसरा दौर आयोजित नहीं हो पाया। अब कतर दोनों देशों के बीच संवाद आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। अमेरिका ने भी कतर को ईरान के साथ बातचीत में एक प्रभावी मध्यस्थ बताया है। ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को एक झटके में ठुकरा दिया। इस खबर पर भी नजर डालते हैं। पश्चिम एशिया में जारी हालात के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने कहा कि ईरान का प्रस्ताव अस्वीकार है। वहीं ईरान का दावा है कि उसने संघर्ष खत्म करने के लिए अपना जवाब पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने कहा कि पश्चिमी देशों से बातचीत को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और ट्रंप के बीच भी बातचीत हुई, जहां ईरान के यूरेनियम भंडार को लेकर बड़ी चर्चा हुई। रूस ने साफ कहा कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता। जर्मनी में रूस के राजदूत सरगेई ने चेतावनी दी है कि यूरोप में संयुक्त परमाणु कवच पर चल रही चर्चा रणनीति संतुलन को बदल सकती है। उन्होंने कहा कि अगर यूरोप से परमाणु खतरा बढ़ता है तो रूस अपनी परमाणु नीति पर दोबारा विचार कर सकता है। इसी बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि यूक्रेन में रूस सैनिक पूरी नाटो समर्पित सेना से लड़ रहे हैं। मॉस्को की विजय दिवस परेड में पुतिन ने कहा, हमारे सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। खाड़ी देशों पर हमले के बाद सऊदी अरब का सख्त एक्शन। पश्चिम एशिया में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। सऊदी अरब ने संयुक्त अरब, कतर और कुवैत के क्षेत्रों और समुद्री सीमाओं को निशाना बनाकर किए गए ईरानी हमले की कड़ी निंदा की है। साथ ही सऊदी अरब ने खाड़ी देशों की सुरक्षा और स्थिरता के प्रति अपना पूरा समर्थन दोहराया है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने भी कुवैत पर हुए ड्रोन हमलों को आतंकवादी हमला बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। संयुक्त अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये हमले कुवैत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इससे पहले कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की थी कि कई शत्रुतापूर्ण ड्रोन देश के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करते देखे गए। ईरान को ट्रंप की सीधी धमकी, निशाना बनाएंगे तो ठीक नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम तक पहुंच बनाने वाले किसी भी ईरानी नागरिक को अमेरिका निशाना बनाएगा। उन्होंने दावा किया है कि यह परमाणु सामग्री फिलहाल अमेरिकी सेना की निगरानी में है। दरअसल ईरान का अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध विराम वार्ता में सबसे बड़ी अड़चन बना हुआ है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने यूरेनियम भंडार को देश से बाहर भेजे और परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद करे। वहीं ईरान साफ कह चुका है कि वह अपने घरेलू परमाणु संवर्धन कार्यक्रम का अधिकार नहीं छोड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नियंत्रण पर हो रही ये यात्रा पिछले 9 वर्षों में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली चीन यात्रा मानी जा रही है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी प्रशासन की उप प्रेस सचिव अन्ना केली ने बताया कि ट्रंप बुधवार शाम बीजिंग पहुंचेंगे और इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। अगर किम जोंग की हत्या हुई तो उत्तर कोरिया तुरंत करेगा परमाणु हमला, संविधान में शामिल हुआ नया प्रावधान। जी हाँ, उत्तर कोरिया ने अपने संविधान में बड़ा बदलाव करते हुए साफ कह दिया है कि अगर देश के सर्वोच्च नेता किम जोंग की हत्या होती है तो तुरंत परमाणु हमला किया जाएगा। यह फैसला ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली की हत्या की आशंकाओं के बाद लिया गया बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास ऐसे परमाणु हथियार मौजूद हैं जो अमेरिका तक हमला करने में सक्षम माने जाते हैं। इस नए प्रावधान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता को लेकर चिंता बढ़ गई है।
ईरान से बड़ी खबर सामने आई है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नारगिस मोहम्मदी को तेहरान के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जेल में बंद नारगिस को जमानत पर रिहा कर उनकी सजा फिलहाल निलंबित कर दी गई है। 54 वर्षीय नारगिस ने महिलाओं के अधिकारों और मृत्युदंड के खिलाफ अभियान चलाने के लिए साल 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। बताया जा रहा है कि 2 हफ्ते पहले उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और फिलहाल उनका इलाज तेहरान के पार्स अस्पताल में चल रहा है। स्पेन के टेनेरिफ द्वीप पर हंता वायरस से प्रभावित डच जहाज MV होडियंस पहुंच गया है। जहाज पर अब तक हंता वायरस के 8 मामले सामने आए हैं, जिनमें 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। WHO संगठन और यूरोपीय संघ की सिफारिश के बाद जहाज को स्पेन के कैनरी द्वीप के एक बंदरगाह पर लाया गया, जहां यात्रियों की मेडिकल जांच और निगरानी की जा रही है। हंता वायरस एक गंभीर संक्रमण है जो सांस लेने में परेशानी पैदा करने के साथ साथ किडनी और रक्त वाहिकाओं को भी प्रभावित कर सकता है। फिलहाल स्पेन की स्वास्थ्य एजेंसियां पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से बड़ी अपील की है। हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया। उन्होंने कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर शुरू करने की अपील की। दरअसल पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज में व्यवधान के कारण कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से गैर जरूरी खर्च कम करने, खाद्य तेल की खपत घटाने और किसानों से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का आह्वान भी किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। यह महोत्सव मंदिर के पुनर्निर्माण और उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने सबसे पहले भव्य रोड शो किया, जिसके बाद वे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे और वहां विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पंचामृत अभिषेक भी किया। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और देश भर के श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मजबूत न्याय व्यवस्था भारतीय समाज के चरित्र को दर्शाता है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका की बड़ी भूमिका रही। अमित शाह ने कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में दिखाई देता है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के लोगों को भरोसा है कि अगर उनके साथ अन्याय होता है तो संविधान उनकी रक्षा करेगा। नमक से सेमीकंडक्टर तक पीएम मोदी ने गुजरात मॉडल की जमकर की तारीफ। जामनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात ने विकास के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। उन्होंने कहा कि एक समय गुजरात सिर्फ नमक उत्पादन के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यही राज्य सेमीकंडक्टर चिप, मेट्रो कोच और आधुनिक रेलवे इंजन बना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात अब विमान निर्माण की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने राज्य को देश के औद्योगिक और तकनीक विकास का बड़ा केंद्र बताते हुए भाजपा को लगातार मिल रहे जन समर्थन की भी सराहना की। राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने वर्ष 1998 के सफल पोखरण परमाणु परीक्षण को संभव बनाने वाले वैज्ञानिकों के योगदान को याद करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूरदर्शी नेतृत्व और राजनीतिक साहस को भी याद किया। उन्होंने कहा कि पोखरण से लेकर अंतरिक्ष, डिजिटल इनोवेशन, रक्षा और नई तकनीक तक भारत की प्रगति आत्मनिर्भरता और ज्ञान की ताकत को दर्शाती है। क्या केरल में कांग्रेस जल्द घोषित करने वाली है अपना मुख्यमंत्री चेहरा? तो आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की पहली पसंद केसी वेणुगोपाल बताए जा रहे हैं। खबर है कि राहुल गांधी ने दिल्ली में वेणुगोपाल से अकेले में मुलाकात भी की है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी जल्द ही मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर सकती है। फिलहाल केसी वेणुगोपाल अल्लापुझा लोकसभा सीट से सांसद हैं।
वहीं केरल के अगले सीएम को लेकर जारी चर्चाओं के बीच कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है, यहाँ मोदी शाह की तरह सभी फैसले एक ही जगह से नहीं लिए जाते। पश्चिम बंगाल में विपक्षी एकता की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस और वामपंथी दलों ने बीजेपी के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी के प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज कर दिया। ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी दलों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी, लेकिन कांग्रेस ने पलटवार करते हुए टीएमसी पर ही बंगाल में बीजेपी को मजबूत करने का आरोप लगा दिया। वहीं माकपा और सीपीआई नेताओं ने भी ममता बनर्जी के साथ आने से इनकार कर दिया। वाम दलों ने टीएमसी सरकार को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताते हुए कहा कि उसके साथ किसी भी गठबंधन का सवाल नहीं उठता। अब इस मुद्दे पर बंगाल की राजनीति में सियासी बयानबाजी और तेज होती नजर आ रही है। असम में एनडीए सरकार की लगातार तीसरी पारी तय हो गई है। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने बीजेपी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। एनडीए विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद हिमंता शर्मा ने गठबंधन नेताओं के साथ राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। गुवाहाटी के खानापाड़ा में आयोजित भव्य समारोह में हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी नई मंत्रिपरिषद शपथ लेगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। लखनऊ के जन भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बीजेपी के 6 नेताओं को मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और नेता मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वहीं अजित पाल सिंह और सोमेंद्र तोमर को राज्य मंत्री से पदोन्नत कर स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया। इसके अलावा कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत को राज्य मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उत्तर प्रदेश में मंत्रियों की कुल संख्या बढ़कर 60 हो गई है, जो राज्य में निर्धारित अधिकतम सीमा है। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित नेता रिजू दत्ता के बयान ने बंगाल की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। रिजू दत्ता ने बीजेपी नेता और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की खुलकर तारीफ करते हुए दावा किया है कि उन्होंने कम से कम 5000 टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान बचाई। दत्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ से पहले शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बदले की राजनीति की जगह शांति बनाए रखने की अपील की। रिजू दत्ता ने कहा कि अगर उस समय शुभेंदु अधिकारी लोगों को उकसाते तो बंगाल में बड़े स्तर पर हिंसा हो सकती थी। उन्होंने कहा कि अब बंगाल की जनता शुभेंदु अधिकारी से उम्मीद कर रही है कि वे राज्य में हिंसा रोकेंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे और अपराधियों पर सख्त कार्यवाही करेंगे। दत्ता ने ये भी कहा, अब शुभेंदु अधिकारी सिर्फ बीजेपी नेता नहीं बल्कि पूरे बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। पीएम मोदी की बचत और खर्च घटाने वाली अपील पर अब सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोगों से सोना कम खरीदने, ईंधन बचाने, विदेश यात्राएं घटाने और वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की थी। अब इसी बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि जनता से त्याग की अपील करना सरकार की आर्थिक विफलता का संकेत है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ये उपदेश नहीं बल्कि सरकार की नाकामी के सबूत हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 12 साल में देश को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां लोगों को बताया जा रहा है कि क्या खरीदना है और क्या नहीं। वहीं अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाते हुए कहा, अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो फिर ऐसी पाबंदियों की जरूरत क्यों पड़ रही है। अब इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी और तेज होती नजर आ रही है। भारत अब नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। मॉर्गन स्टैनली की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत का तेजी से आगे बढ़ता ग्रीन एनर्जी सेक्टर देश की बाहरी निर्भरता कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच भारत की घरेलू सौर उत्पादन क्षमता 38 गीगावाट से बढ़कर 74 गीगावाट तक पहुंच गई है। वहीं सौर तेल क्षमता भी 9 गीगावाट से बढ़कर 25 गीगावाट हो गई।
हालांकि भारत अब भी कई महत्वपूर्ण घटकों के लिए आयात पर काफी हद तक निर्भर बना हुआ है। पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को जीएसटी धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में बड़ा झटका लगा है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने उन्हें ईडी की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। एजेंसी के मुताबिक मामला 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित जीएसटी लेन देन में धोखाधड़ी से जुड़ा है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने अरोड़ा के आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड के कार्यालय सहित 4 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2026 एक बार फिर विवादों में घिरती नजर आ रही है। 3 मई को हुई परीक्षा के बाद अब पेपर लीक की आशंका और गहरी हो गई है। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच में ऐसे संकेत मिले हैं जिन्होंने लाखों छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक केरल से सीकर पहुंचे कथित गेस्ट पेपर में परीक्षा के करीब 600 नंबर के सवाल पहले से मौजूद थे। बताया जा रहा है कि ये सवाल परीक्षा से 2 दिन पहले ही कुछ छात्रों तक पहुंच चुके थे। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर पेपर लीक का नेटवर्क कितना बड़ा है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 37वां संस्करण आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा बलों के जवानों ने भी नागरिकों के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस साइकिलिंग अभियान में 800 से ज्यादा अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान लोगों में फिट इंडिया अभियान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत केंद्र शासित प्रदेश को 200 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन ई बसों का संचालन खास तौर पर जम्मू कश्मीर के पर्वतीय और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य पर्यटन और तीर्थ यात्रा से जुड़े सफर को आर्थिक, सुविधाजनक, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। रेलवे की बड़ी परियोजनाओं में अब नहीं चलेगी देरी और लापरवाही। भारतीय रेलवे अब अपनी निर्माण परियोजनाओं की निगरानी के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रयागराज से शुरू की गई नई योजना के तहत रेलवे डेडिकेटेड ऑफिस बनाएगा, जहां से परियोजनाओं की सूक्ष्म निगरानी की जाएगी और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। दरअसल अक्सर रेलवे की बड़ी परियोजनाएं बजट और मंजूरी मिलने के बावजूद समय पर पूरी नहीं हो पाती। इसकी बड़ी वजह फील्ड मॉनिटरिंग की कमी और फाइलों में फंसा काम माना जाता है। अब रेलवे करीब 50 लाख रुपए की लागत से विशेष कार्यालय तैयार करेगा ताकि हर परियोजना की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा सके और काम में ढिलाई करने वाले पर सख्ती की जा सके। कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। बकाया वेतन और पीएफ जमा न होने से नाराज कर्मचारियों ने सोमवार सुबह इमरजेंसी के सामने धरना देकर जोरदार नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, जबकि करीब 1 साल से पीएफ का पैसा भी जमा नहीं किया गया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि हर बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। हड़ताल के चलते पर्चा बनाने, मरीजों को वार्ड में शिफ्ट करने और जांच जैसी कई सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, जिसमें मरीजों और उनके परिवारजनों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस मामले में बिहार के बक्सर और उत्तर प्रदेश से 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों तक पहुंचने में एक ऑनलाइन टोल पेमेंट अहम सुराग साबित हुआ। बताया जा रहा है कि एक आरोपी ने यूपीआई के जरिए टोल प्लाजा पर पेमेंट किया था, जिसके बाद पुलिस को उसकी लोकेशन और मूवमेंट का इनपुट मिला। एसआईटी ने देर रात तीनों आरोपियों को बंगाल लाकर पूछताछ कर दी है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या में इनका क्या रोल था और इस पूरे हत्याकांड के पीछे असली मकसद क्या था। बताया जा रहा है कि पुलिस जल्द ही इस मामले को लेकर आधिकारिक प्रेस रिलीज भी जारी कर सकती है।
वाराणसी में चलती ट्रेन में सनसनीखेज हत्या से हड़कंप मच गया। जम्मू तवी एक्सप्रेस में सोमवार को एक यात्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात मुगल सराय और वाराणसी रेलवे स्टेशन के बीच हुई, जहां बदमाश घटना को अंजाम देने के बाद 100 को रेलवे ट्रैक पर फेंक कर फरार हो गए। रेलवे पुलिस के मुताबिक मृतक बिहार का रहने वाला था और अपने रिश्तेदारों के साथ सीतापुर जा रहा था। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सऊदी अरब में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 23 वर्षीय युवक के रूप में हुई है, जिसकी कथित तौर पर उसके बांग्लादेशी रूममेट ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवक जनवरी 2026 में परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सऊदी अरब काम करने गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमरे की सफाई को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी ने युवक पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान तुर्की एयरलाइंस के एक विमान के टायर में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस्तांबुल से काठमांडू आ रही फ्लाइट TK 726 में 278 यात्री और 11 क्रू सदस्य सवार थे। एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक जैसे ही विमान उतरा, उसके दाहिने लैंडिंग गियर से धुआं और आग निकलने लगी। मौके पर पहुंचे फायर इंजन ने तुरंत आग पर काबू पा लिया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह का आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया। तेल कंपनियों पर बड़ा भारी आर्थिक दबाव, हर दिन हो रहा है 1700 करोड़ रुपए का नुकसान। सूत्रों के मुताबिक देश की तेल कंपनियों को पिछले 10 हफ्तों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हो चुका है। बताया जा रहा है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और बाजार के दबाव का सीधा असर कंपनियों की कमाई पर पड़ रहा है। वहीं शेयर बाजार में भी बड़ा असर देखने को मिला है। मार्केट कैप के लिहाज से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 4 वैल्यू बीते हफ्तों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए घट गई। इस दौरान SBI की मार्केट वैल्यू में भी सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश के चंपा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। चंपा नूरपुर नेशनल हाईवे पर तड़के एक भीषण सड़क हादसे में 6 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ककीरा के पास हार क्षेत्र में एक इनोवा कार अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भयावह था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि वाहन में ड्राइवर समेत कुल 10 लोग सवार थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए, बाद में बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में रेफर किया। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। बरगी बांध क्रूज हादसे पर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जबलपुर में 30 अप्रैल को हुए दर्दनाक क्रूज हादसे की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। इस आयोग की अध्यक्षता मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय द्विवेदी करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। दरअसल मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का क्रूज भीषण तूफान के दौरान बरगी बांध जलाशय में डूब गया था। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 28 लोग को सुरक्षित बचा लिया गया था। आयोग को 3 महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हेडलाइन ब्यूरो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।